गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में आज हम 21 नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एक्सपेंडिचर को लेकर। ब्रू कम्युनिटी भी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से न्यूज में थी, कुछ नए फैक्ट्स इनके बारे में जानेंगे। नेशनल यूनिटी डे के बारे में डिस्कशन रहेगा। प्लूटोन क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को डिस्कस करेंगे। लग्जमबर्ग की लोकेशन को डिस्कस करते हुए हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए क्या है इसको देखेंगे। विलो वॉबलर क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू इंडियाज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। फाइनली न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप में से काफी सारे लोग जो हैं मुझे अपने डाउट्स भेजते रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं सबको रिप्लाई करने की। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, अगर आपका रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो फिर भी आप @prince_लूथरा के ऊपर जो भी आपके डाउट्स हैं आप पोस्ट करते रहिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली आपका जो भी डाउट होता है उसको रिड्रेसल के लिए रिप्लाई करूंगा। नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं जिन्होंने हमारी वीडियो सीरीज को ज्वाइन किया है। तो रणवीर कुमार ने, सुरेंद्र सिंह, दीपेश सरकार, किरण सचदेवा, अंकुश शर्मा, गिरीश कौशिक, सूरज और अनिरुद्ध के ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। यूपीएससी की जो मॉक टेस्ट सीरीज है इसका जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको आप exam.netmock.com पे जाके जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर ये अवेलेबल है। चलिए कोटेशन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के कंसर्निंग। यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कल फुलफिल करनी है उससे आप आज भाग नहीं सकते हैं। यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करेंगे, डेलिबरेटली इस कोटेशन को चूज किया है क्योंकि एवरीडे 3 to 4 स्टूडेंट्स जो है उनसे मेरी बात होती है, दे कॉल मी, और उनकी प्रॉब्लम्स में एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है मेंस आंसर राइटिंग की। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि या तो उन्होंने इसको लिखना शुरू किया ही नहीं है, मेंस के आंसर्स को नहीं लिखते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जब वो लिखने की कोशिश करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम उनको लग जाता है मटेरियल को सर्च करने में। बहुत बार उनको ये आइडिया ही नहीं होता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो डेफिनेटली मैंने इस चीज के ऊपर लेक्चर बनाया भी हुआ है। मेंस के लिए आपको जो आंसर राइटिंग करनी है वो कैसे करनी चाहिए, बट एक चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि इसको एस्केप अगर आप करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं मेंस आंसर राइटिंग को राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो बिगिनिंग से अगर इसको अवॉइड करते हैं, इससे आपका जो फ्यूचर है वहां पे आपको किसी भी तरीके की आसानी नहीं होने वाली है। बिकॉज देखिए मेंस में आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आपको आईएएस बनना है तो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इस पर्टिकुलर स्टेज से तो आपको जाना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स में आपने एमसीक्यू सोल्व कर लिए, वो बात आपकी पूरी हो गई, लेकिन इंटरव्यू स्टेज के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है वो है आंसर राइटिंग। तो इसको आप अगर अवॉइड कर रहे हैं सो यू आर डूइंग इट एट योर ओन पेरिल। तो अपना ही नुकसान आप कर रहे हैं क्योंकि इस चीज को आपको देर सवेर करना तो पड़ेगा ही। तो क्यों ना इसकी शुरुआत आदि से कर दी जाए और क्यों ना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी जाए। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये कहेंगे कि उनकी आंसर राइटिंग स्टाइल जो वो बहुत ही बुरी है, लेकिन बिलीव मी जो भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में वो आंसर राइटिंग स्टाइल उसका बुरा ही होता है, बट धीरे 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 वो चीज इंप्रूव होने लगती है और उसी प्रोसेस से होकर आपको जाना है। बहुत से लोग इस प्रोसेस से ही होकर नहीं जाना चाहते, वो यहां पे होते हैं और सपने यहां के लेते हैं। तो इस स्टेज के सपने लेते हैं, एट प्रेजेंट यहां पर है, लेकिन इस प्रोसेस से होके नहीं जाना चाहते। तो इस प्रोसेस से होके तो आपको जाना ही पड़ेगा अगर आप 100 के लेवल पे, टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। और मान लीजिए अगर आप आज 0 पे हैं तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको इस स्टेज से तो होके जाना ही पड़ेगा। डायरेक्टली आप यहां पर नहीं आ सकते और शुरुआत ही नहीं करेंगे तो चाहे 1 साल मत करिए, 2 साल मत करिए, यहीं के यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, बहुत बार आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक का सामना करना पड़ेगा, सेटबैक्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इवेंचुअली आप अपनी जो टारगेट पोजीशन है वहां तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया और कहा कि जो 50% सेल हमने स्टार्ट करी थी उसको फर्दर प्रोवाइड किया जाए। प्रोबेबली काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि फाइनेंशियली वो कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से 50% डिस्काउंट को कंटिन्यू रखा जाए। देखिए मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि कब तक हम इसको अफोर्ड कर पाएंगे, कब तक हम इसको इस 50% डिस्काउंट को दे पाएंगे, बट आपके कहने पे ये विंटर 50 करके हमने कोड जो है वो जनरेट कर दिया है। आप इस विंटर 50 कोड को यूज करके जो डिस्काउंट है उसको 50% डिस्काउंट को ले सकते हैं, बट वी कैन नॉट बी श्योर कि इसको हम कब तक कंटिन्यू रख पाएंगे। तो आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करना चाहें इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये कब तक रहने वाला है उस चीज के बारे में अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए, मार्किंग स्कीम के लिए आप कोशिश करिएगा कि 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करने की। लेसन 6 आते हैं तो एक बार लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है इनको कंसीडर करिए और बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहां पे सबसे पहले तो करेक्ट को अंडरलाइन करें,
या इसे सर्कल में डालें। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इंडियाज हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन एट अबाउट 3%। तो इंडिया का हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है? जीडीपी का 3% के आसपास है। हो सकता है देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट चेंज इन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर सिंस 2009 एंड 10। तो पिछले 10 सालों की, पूरे डेकेड की बात करी जाए तो ज्यादा कुछ चेंज यहां पे देखने को नहीं मिला है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के अंदर। मे बी मोस्ट एक्सपेंडिचर आर मेट थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस विच रिमेन कॉमन इन इंडिया। ज्यादातर जो एक्सपेंडिचर है वो किसके थ्रू यहां पर मीट किए जाते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू मीट किए जाते हैं। सोचिए, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, न्यूज में क्यों था वो तो देखेंगे, बट सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले तीसरी स्टेटमेंट को देखिए। अगर आपको बेसिक आइडिया है कि इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर कैसे काम करता है, तो आपने बार बार, अगर आपने कोई मैगजीन पढ़ी है फ्रंटलाइन में या द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, आपने जरूर पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा इश्यू जो हमारी कंट्री के साथ है वो ये है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है यहां पर। ये टर्म आपने जरूर पढ़ी होगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वहां पर इंश्योरेंस जो होता है वो हेल्प करता है उस हेल्थ कंसर्न से डील करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का कल्चर अभी इतना अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का कल्चर तो है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का कल्चर अभी भी इंडिया में डेवलप नहीं हुआ है। तो मोस्ट एक्सपेंडिचर दे आर नॉट मेट थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। बी और डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए, ए या सी में से कोई एक आंसर होगा, और इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट होगी ही होगी। सेकंड स्टेटमेंट यही कह रही है कि पिछले एक डेकेड में, पिछले 10 सालों में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है जो हम हेल्थ केयर के अंदर अपना एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाती है। अब आते हैं जीडीपी के ऊपर। तो अगर जीडीपी की बात करी जाए, आप जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर और हेल्थ सेक्टर के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होना चाहिए वहीं पे ही एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं होता है। हेल्थ के अंदर 1% ऑफ जीडीपी के आसपास का खर्चा करा जाता है। तो इस वजह से 3% वाला आंकड़ा जो है वो भी गलत हो जाता है। आंसर विल बी सी। सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इंडिया की जो ओवरऑल स्पेंडिंग है ऑन द हेल्थ सेक्टर इज लो, एंड कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को करेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नीति आयोग के जो मेंबर थे वीके पॉल, मिस्टर वीके पॉल, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। इस वजह से ये न्यूज में भी था और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। कुछ डेटा जो है मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे अगर हम अपने नेशनल हेल्थ प्रोफाइल की बात करें तो ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर में पिछले 10 सालों में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आंकड़े की बात करें पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो 621 हुआ करता था 2009-10 में, वो बढ़ के अभी कितना हो गया 1657। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि ब्रू कम्युनिटी को लेकर है। पूछा गया है ब्रू कम्युनिटी को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहां के इंडिजिनस है वो? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंडिजिनस है। सेकेंड, दे आर रिकॉग्नाइज एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन मिजोरम। मिजोरम के अंदर उनको पीवीटीजी का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। हो सकता है दे हैव बीन टारगेटेड बाय ग्रुप्स दैट डू नॉट कंसीडर देम इंडिजिनस। उनको कौन टारगेट करता है? जो लोग उनको इंडिजिनस नहीं मानते हैं। सोचिए। चलिए देखिए, इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ओरिजिनली कहां से है, ठीक है। अगर कोई भी चीज ओरिजिनली एक पर्टिकुलर लोकेशन से है तो उसको वहां का इंडिजिनस कहा जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ब्रू कम्युनिटी ये कहती है कि हम लोग ओरिजिनली कहां से हैं? हम लोग ओरिजिनली त्रिपुरा से हैं, इसी वजह से हम इंडिजिनस हैं। लेकिन इस क्लेम को कुछ दूसरे लोग जो है वो नहीं मानते, ठीक है। इंडिजिनस का वैसे सिंपल अगर मतलब देखा जाए तो होता है स्थानीय, ठीक है। तो यहां पे आर दे इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो यस, दे आर इंडिजिनस टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और उनको ऐसे लोग टारगेट करते हैं जो कि उनको इंडिजिनस नहीं मानते हैं। ध्यान रखिएगा, दे हैव बीन टारगेटेड बाय द ग्रुप्स जो उनको इंडिजिनस कंसीडर नहीं करते। क्योंकि देखिए यहां पे लड़ाई इसी की होती है, सन ऑफ द सोइल की। आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इसी के ऊपर आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन है। इसको जब आप आंसर करेंगे तो आपको, जब इसके कंसर्निंग आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी कि किस तरीके से वेरियस स्टेट्स सन ऑफ द सोइल पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अब आते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। आर दे पीवीटीजी? क्या वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है मिजोरम के अंदर? तो नहीं। पीवीटीजी उनको कहां पे माना जाता है? पीवीटीजी उनको माना जाता है त्रिपुरा के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। न्यूज में इश्यू क्यों था? क्योंकि कंचनपुर करके एक जगह है नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर, वहां पर कुछ मिजोरम ब्रू रिफ्यूजी जो है उनका रिहेबिलिटेशन किया गया है। इसके अगेंस्ट में एक इंडेफिनिट स्ट्राइक जो है वो लॉन्च करी गई है। 4 दिन हो चुके हैं उस स्ट्राइक को कंटिन्यूअसली चलते हुए।
अब हम कुछ और चीजें जानते हैं इनके बारे में। तो ब्रू रिफ्यूजी जो है या ब्रू कम्युनिटी जो है, इनको रियांग भी कहा जाता है। इंडिजिनस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए और ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम, असम में पाए जाते हैं। और त्रिपुरा के अंदर उनको पीवीटीजी का जो स्टेटस है वो भी मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय ग्रुप्स जो उनको इंडिजिनस नहीं मानते हैं। इन 1997 फॉलोइंग एथनिक क्लैशेस में 37,000 ब्रूज को भगा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे नॉर्मलिटी की सिचुएशन बननी शुरू हुई, काफी सारे ब्रू रिफ्यूजीज ने वापस आना भी शुरू करा। तो ध्यान रखिएगा ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि नेशनल यूनिटी डे को लेकर है। पूछा गया नेशनल यूनिटी डे को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द डे वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। तो जो नेशनल यूनिटी डे है 2014 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को ये डे जो है मार्क करता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, दो डेज काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो एक है नेशनल यूनिटी डे, एक है नेशनल इंटीग्रेशन डे। ठीक है, यहां पे नेशनल यूनिटी डे जो है 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ सरदार पटेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल यूनिटी डे, यूनिटी स्टैचू भी जो है वो भी सरदार पटेल के ऊपर बनाया गया है। नेशनल इंटीग्रेशन डे जो है हमारी अर्स्टवाइल विमेन प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी को याद करते हुए मनाया जाता है। वैसे भी इसमें आई है इंटीग्रेशन का और आई से ही इंदिरा गांधी का नाम शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को एवरी ईयर। तो नेशनल यूनिटी डे एंड नेशनल इंटीग्रेशन डे, दोनों के बारे में डिफरेंस जो है वो याद रखिएगा, और दोनों किस किस दिन होते हैं और कौन कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएट करती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है कि जो नेशनल यूनिटी डे है 2014 से मनाना शुरू किया था, बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बिकॉज इंदिरा गांधी जी के साथ नेशनल इंटीग्रेशन डे जुड़ा है, ना कि नेशनल यूनिटी डे। आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्लूटोन के बारे में है। पूछा प्लूटोन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज अ। तो प्लूटोन जो भी न्यूज में था ये क्या है? क्या ये ड्वार्फ प्लैनेट है? क्या ये सिक्योरिटी चिप है? क्या ये एक कोरोना वायरस की लेयर है या फिर कोई एस्ट्रॉयड है? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आपके कंप्यूटर्स को और भी ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल की अनप्रेसिडेंटेड लेवल की सिक्योरिटी देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अभी रिसेंटली प्लूटोन चिप जो है अपनी उसे अनाउंस किया है। इससे आपके फ्यूचर विंडो बेस्ड कंप्यूटर्स जो होने वाले हैं उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे और जो वेरियस वायरस अटैक्स या हैकिंग अटैक्स होते हैं उससे आपका कंप्यूटर बचा रहेगा। जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ये बाकी दूसरी कंपनीज के साथ जो चिप मैन्युफैक्चर करती है जैसे कि AMD है, क्वालकॉम है, इंटेल है, इनके साथ भी कोलैबोरेट कर रही है ताकि एक बेस्ट प्लूटोन सिक्योरिटी प्रोसेसर जो है उसको भी डेवलप किया जा सके। आंसर हमारा क्या होगा? इट इज कंसर्निंग टू सिक्योरिटी चिप। बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछ रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। रिसेंटली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अगेन न्यूज में थी। रिसेंटली हुआ कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर शुरू करी है जिसमें मदर्स को यहां पे 6,000 रुपए दिया जाएगा फॉर द सेकंड चाइल्ड। दिस विल सप्लीमेंट द जो सेंटर की स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो यहां पे जो स्टेट की स्कीम है वो सेंटर की स्कीम को एक तरीके से सप्लीमेंट कर रही है और कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। तो यहां पे 6,000 रुपए देने का जो प्रावधान है पहले बच्चे के लिए वो दिया जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत और दूसरे बच्चे के लिए दिया जाएगा जो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है उसके अंतर्गत। अब आते हैं अपनी स्कीम के ऊपर। इज इट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? हो सकती है, आपको पता है सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है। इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसे इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया जाता है। हो सकता है द एलिजिबल बेनिफिशियरीज आर रिसीव्ड कैश इंसेंटिव्स अंडर जननी सुरक्षा योजना। तो इसके अंदर जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज होते हैं उनको पैसा मिलता है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। सोचिए फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेक्टर अब मैं काफी बार बता चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ना भूलें और दोबारा से जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में नहीं बताया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं कि सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इज इट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? तो यस, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है।
सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का ये इनिशिएटिव है, नहीं, इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय किस मिनिस्ट्री के द्वारा? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है आपकी इनकरेक्ट। एलिजिबल बेनिफिशियरीज को कैश इंसेंटिव दिया जाता है अंडर जननी सुरक्षा योजना। तो यस, 6,000 रुपए का जो इंसेंटिव है वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत इसके अंदर दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी डी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है एक मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, और इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 से। चलिए, इसके बारे में कुछ और चीजें जान लीजिए। इसमें जो पूरा बेनिफिट है वो वेरियस इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। इसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसा रहता है? देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपीज दिया जाता है जब रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब दी जाती है? जब डिसबर्स्ड आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी है उसके 6 महीने हो चुके होते हैं, एंड रिसीविंग एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप जब कर लिया जाता है तो 2,000 की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है उसको रिलीज कर दिया जाता है। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है बर्थ का, तो यहां पे तीसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो दे दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कैश इंसेंटिव भी दिया जाता है। तो 5,000 तो यहां हो गए, कैश इंसेंटिव हो गया, ओवरऑल 6,000 रुपए पर वुमेन यहां पर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो यहां पे अमाउंट भी पूछा जा सकता है, इस स्कीम के बारे में भी पूछा जा सकता है। वेरियस स्टेट के अगर एग्जाम दे रहे हैं पीसीएस के, तो स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स के बारे में भी जानकारी रखिएगा। जैसे कि यहां पे राजस्थान चीफ मिनिस्टर की जो पर्टिकुलर स्कीम है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, उसमें 6,000 रुपए सेकंड चाइल्ड के लिए दिए जा रहे हैं उस हिसाब से। चलिए, तो यहां पे प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब विंटर 50 कोड जो है इसको स्टार्ट किया गया है, इससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी आप काफी टाइम से डिमांड भी कर रहे थे। तो चलिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आपको वेरियस वीडियो सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और मेरे द्वारा इसमें आपको गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें पूरा जो ड्यूरेशन रहने वाला है, वैलिडिटी पीरियड आपका 2 साल का रहने वाला है, ताकि इंटरव्यू तक आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की कमी ना हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लग्जमबर्ग के बारे में है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लग्जमबर्ग के बारे में सही है। बेसिकली इसकी लोकेशन को लेकर ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है यहां पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग को फर्स्ट एवर इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट के अंदर यहां पे ग्रीट किया है। तो रिसेंटली फर्स्ट एवर इंडिया लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट हुई है, इस वजह से लग्जमबर्ग की लोकेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। काफी बार आपने स्विट्जरलैंड के साथ लग्जमबर्ग की लोकेशन और इसके नाम के बारे में जरूर सुना होगा कि यहां पे जो अनटैक्स्ड मनी होती है उसको डिपॉजिट कराया जाता है, बट इसकी लोकेशन जो है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फ्रांस इसके साउथ में है, हो सकता है जर्मनी इसके ईस्ट में है, बेल्जियम इसके वेस्ट में है। सोचिए, इसको आपने अगर मैप पे देखा है तो, अगर अपने रूम में मैप लगाया हुआ है तो सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहां पे एक बार लोकेशन दिखा देता हूं मैं आपको। सो दिस इज लग्जमबर्ग, फ्रांस इसके साउथ में ही है, बेल्जियम इसके नॉर्थ और वेस्ट दोनों डायरेक्शन में रहता है, जर्मनी इसके ईस्ट में है। तो एक बार आते हैं, तो जर्मनी ईस्ट में है, बेल्जियम वेस्ट में है, फ्रांस साउथ में है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है यहां पर इसकी लोकेशन को लेकर करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, इनकरेक्ट को अच्छे से हाईलाइट करिएगा, बोल्ड करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, सर्कल करिएगा। पूछा गया है पीसीए के बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक्स विद वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाय द एफएटीएफ। तो यहां पे क्या होता है, बैंक्स जो कि फाइनेंशियली वीक है उनको एफएटीएफ के अंदर रखा जाता है, हो सकता है। सेकेंड, इट इज इंटेंडेड टू हेल्प अलर्ट द रेगुलेटर as well as investor and depositor if a bank is heading for trouble। अगर बैंक को किसी भी तरीके की परेशानी होने वाली है तो पहले से अलर्ट कर देना रेगुलेटर्स को, इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स को, ये इसका मुख्य काम होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा भी इसमें जो न्यूज हमने न्यूज़पेपर के अंदर और आप एवरीडे बेसिस पे जो कि राज्यसभा वगैरह पे देखते रहते हैं उसको देखें, तो हमने एफएटीएफ का नाम जो है पाकिस्तान के कंसर्निंग सुना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नाम ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ईरान के कंसर्निंग, नॉर्थ कोरिया के कंसर्निंग, पाकिस्तान के कंसर्निंग सुना है। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू बैंक्स, क्योंकि एफएटीएफ का हमारे बैंक्स के, हमारे बैंकिंग सिस्टम से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो यहां पे ये जो फ्रेमवर्क है अंडर विच बैंक्स विद वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स, इनको वॉच के अंदर तो रखा जाता है, बट दैट इज द वॉच ऑफ आरबीआई।
आरबीआई जो है ज्यादा इस पे ध्यान देता है, ना कि एफएटीएफ। बैंकों को रेगुलेट करना, अगर बैंक किसी भी तरीके के ट्रबल में पड़ने वाले हैं, इस चीज के बारे में पहले से जानकारी ले लेना, ये काम होता है आरबीआई का रेगुलेट करने का, ना कि एफएटीएफ का। तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है इनकरेक्ट। यहां पे देखिए, अगर कोई भी बैंक, दिस इज द बैंक, मान लीजिए दिस इज द पाथ ऑफ द बैंक, और यहां पे किसी भी तरीके की ट्रबल है, अगर ये ट्रबल के रास्ते पे बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे जो बैंक से कंसर्निंग कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, इनको आगाह जो करना है, ये भी काम किसका होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर आता है, ताकि इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स को, रेगुलेटर्स को बताया जा सके कि भाई ये जो बैंक है ये गलत डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा है, यहां पे बैड डेट्स आपको हो सकते हैं, और यहां पे बैड लोन्स जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखिए। यहां पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, क्योंकि आपको क्या बताना था, आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूज में क्यों था, क्योंकि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है एक 30 दिन का मॉरेटोरियम लगाने का ऑन चेन्नई बेस्ड लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करे हैं पीसीए फ्रेमवर्क इन 2002, जिसके हिसाब से काफी सारे बैंक्स के ऊपर नजर रखी जाती है, उनके ऊपर एक वॉच रखी जाती है, ताकि कोई भी बैंक अगर गलत डायरेक्शन में जाना शुरू हो रहा है और फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है उस बैंक को लेकर, तो पहले से ही करेक्टिव एक्शंस ले लिए जाए। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी विलास बैंक न्यूज में था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं, जो कि विलो वॉबलर को लेकर है। पूछा कि विलो वॉबलर के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली न्यूज में था ये। विलो वॉबलर को लेकर पहली स्टेटमेंट है, इट्स अ कॉमन साइटिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहां पे यूजुअली इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा जाता है, बेसिकली एक तरीके का बर्ड है ये। सेकेंड, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड दैट ब्रीड्स थ्रू आउट नॉर्दर्न एंड टेम्परेट यूरोप। तो यहाँ पे नॉर्दर्न एंड टेम्परेट यूरोप के अंदर ये थ्रू आउट ब्रीड करता है, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है। तो साइज में स्मॉल है, लेकिन लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इसका रहता है। थर्ड, द आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है, लीस्ट कंसर्न इसका आईयूसीएन स्टेटस है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, द विलो वॉबलर जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है, जिसको रिसेंटली अभी तिरुवनंतपुरम के अंदर देखा गया, और पहली बार इसको कंट्री के अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर पहली बार इसको साइट किया गया, पहली बार इसे देखा गया। इस वजह से यूनिक हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने का मतलब ही नहीं है इसको, क्योंकि वैसे ही नहीं दिखता है। पहली बार इसको देखा भी है तो केरला तिरुवनंतपुरम के अंदर देखा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आप ए और बी को कर दीजिए एलिमिनेट। इट मींस सी या डी में से आंसर होगा, मतलब तीसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी ही होगी, मतलब आईयूसीएन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न होगा ही होगा। तो क्या ये स्मॉल बर्ड है, ये मैंने आपको बता ही दिया। स्मॉल बर्ड है जो कि माइग्रेशन करता है काफी लंबी दूरी तक, और ब्रीड करता है थ्रू आउट द नॉर्दर्न एंड टेम्परेट यूरोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछता है, द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स हैड बीन अंडरटेकन इन। जारान दिलाराम हाईवे के बारे में आपने जरूर सुना होगा, इजी क्वेश्चन है। सलमा डैम के बारे में भी जरूर सुना होगा। तो कौन से देश के अंदर ये जो प्रोजेक्ट्स है ये चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इंडोनेशिया। वेरी इजी क्वेश्चन, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आज आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, वो काफी ज्यादा है। इस वजह से ये जो दो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है काफी न्यूज में रहते हैं, जारान दिलाराम हाईवे, साथ में सलमा डैम। तो दोनों यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है कहाँ के हैं, ये है अफगानिस्तान के। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर अशरफ घानी से मिले हैं। फर्स्ट ऑफिशियल विजिट करी है काबुल के अंदर उन्होंने रिसेंटली, और यहाँ पे ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बारे में भी उन्होंने कहा है तालिबान के साथ। और यहाँ पे बेसिकली ट्रस्ट जो बिल्डिंग है उसकी बात करी गई है। और वैसे भी अफगानिस्तान जो है, हम भी कोशिश करते हैं अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे हों, पीस वहां पे बनी रहे, क्योंकि अ पीसफुल अफगानिस्तान इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया भी जो है ज्यादा खुश रहेगा अगर पाकिस्तान के अंदर और साथ में अफगानिस्तान के अंदर पीसफुल रिलेशंस बने रहते हैं, और जो पीस है वो मेंटेन रहती है अफगानिस्तान के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। एक बार मैप पे देख लेते हैं, क्या हमारी बाउंड्री जो है अफगानिस्तान से टच करती, तो यस, यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक छोटा सा अराउंड 106 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। इंडिया इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान में आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें तो अफगानिस्तान इज गेटवे टू द ऑयल एंड मिनरल रिच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर जाने के लिए अफगानिस्तान एक तरीके के गेटवे का काम करता है। ये आपको मेंस के पॉइंट्स में दे रहा हूं। अफगानिस्तान मेन एडवांटेज इज इट्स ज्योग्राफी, क्योंकि काफी सेंट्रल लोकेशन पे ये फॉल करता है।
ठीक है। तो जो सेंट्रल एशिया के जो राउट्स है वो अफगानिस्तान से होते हुए जाते हैं। ये कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को किसके साथ? इंडिया के साथ। तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हमने उनकी पार्लियामेंट बनाने में भी काफी योगदान दिया। अदरवाइज ज़ारान सेलाराम हाईवे के अंदर भी हमारा इंटरेस्ट है काफी ज्यादा। सलमा डैम, जिसको फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, इसके अंदर भी इंडिया ने 3 बिलियन के आसपास की असिस्टेंस जो थी वो अफगानिस्तान को प्रोवाइड करी थी। सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हमारे काफी ज्यादा है। इंडिया हैज बीन द विक्टिम ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जो कि पाकिस्तान से हमारी तरफ आता है, और यहां पे हम कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान के थ्रू भी हमें सपोर्ट मिले इस टेररिज्म को निकालने के लिए। टू प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम सेटिंग अप फ्रेंडली गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, तो यहां पे ये भी कोशिश करी जाती है कि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान सपोर्टिंग गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान में ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान की जो मिस्चीवियस एक्टिविटीज है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स जो कि आपको मेंस के पेपर में लिखने होते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन जो है एनडीबी के बारे में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट्स अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जॉइंटली फाउंडेड बाय आसियान कंट्रीज। तो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको आसियान कंट्रीज ने फाउंड किया है। इट हैज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन, यूएन के अंदर इसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना के अंदर है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है क्या इसे आसियान कंट्रीज ने फाउंड किया? नहीं। देखिए, अगर आपको याद हो हमने ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है काफी बार, और मैंने वहां बताया भी है कि जो एनडीबी है वो ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया। तो इट्स अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जिसको जॉइंटली ब्रिक्स कंट्रीज ने फाउंड किया है। पहली स्टेटमेंट आपकी यहां पे इनकरेक्ट हो जाती है, इस वजह से बी को आप कर दीजिए एलिमिनेट। ठीक है, अब इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट जो है वो तीनों स्टेटमेंट में दे रखी है, बाकी बचे हुए ऑप्शन में, मतलब ये तो ठीक होगी ही होगी। हेडक्वार्टर इसका शंघाई के अंदर होगा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक। यहां पे डी को आप 1 और 3 कर लीजिएगा, राइट, और 1 को हमने एलिमिनेट कर दिया तो डी वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। अब आते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। यूनाइटेड नेशन के अंदर इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स कंट्रीज ने फाउंड किया था, और रिसेंटली क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, जो कि एनडीबी के साथ साइन किया गया है। किस चीज के लिए? दिल्ली गाजियाबाद आरआरटीएस के लिए। आरआरटीएस क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट या ट्रांजिट सिस्टम। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जो कनेक्ट करने वाला है, इसको लेकर हमने एक अग्रीमेंट जो है, लोन एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया है, जिसकी वैल्यू कितनी है? $500 मिलियन। शंघाई कहां पे फॉल करता है एक बार मैप पे देख लीजिए। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम चलेंगे क्विक रिवीजन की तरफ, 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करते हैं। शुरुआत हमने करी थी इंडिया की जीडीपी को लेकर। हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर 1% के आसपास रहता है। पिछले 10 सालों में ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के अंदर देखने को नहीं मिला है। यहां पे नीति आयोग के जो मेंबर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके कंसर्निंग एक क्वेश्चन फॉर्म किया गया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रू कम्युनिटी के बारे में जाना था। रियांगबिन को कहा जाता है, और पीवीटीजी कहलाती है कहां पर, किस जगह पर? त्रिपुरा के अंदर। यहां पे इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिजोरम के अंदर, 4 दिन से लगातार स्ट्राइक चल रही है। नेशनल यूनिटी डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे के बीच के डिफरेंस को भी हमने जाना था, और कौन कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएट करती है उनको भी हमने देखा था। देन प्लूटॉन क्या है? एक तरीके की सिक्योरिटी चिप है, माइक्रोसॉफ्ट इसे लेके आया है हमारी पर्सनल कंप्यूटिंग के एक्सपीरियंस को और भी बेटर बनाने के लिए। देन डिस्कशन हमारा इसके बाद हुआ था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर। यहां पे राजस्थान की सरकार ने अपनी एक और स्कीम जो है इससे मिलती जुलती लॉन्च किया है सेकंड चाइल्ड के लिए। इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं इसका हमने डिस्कशन किया था, 1000, 2000 एंड 2000। देन इसके बाद हमने लग्जमबर्ग की लोकेशन के बारे में देखा था, और कैसे इसका जो बॉर्डर है वेरियस कंट्रीज बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस से टच करता है। उसके बाद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आरबीआई का रोल क्या रहता है इसके बारे में देखा था, और बैंक्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है, उन पे कैसे वॉच रखी जाती है ये देखा था। और लक्ष्मी विलास बैंक का जो केस अभी आया है इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। विलो वॉबलर क्या है ये जाना था हमने। बर्ड है, आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है ये जाना था हमने। इनको तिरुवनंतपुरम में अभी रिसेंटली देखा गया। देन ज़रान सेलाराम हाईवे सलमा डैम जो अफगानिस्तान से एसोसिएट करता है, और इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जो पॉइंटर्स थे मेंस में लिखने के लिए वो भी मैंने आपको बताए थे। देन एनडीबी के बारे में डिस्कशन हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और यूनाइटेड नेशन के अंदर स्टेटस क्या है, ब्रिक्स बैंक इसे कहा जाता है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पे जो प्रीलिम्स के लिए आपको आंसर करना है तो इसरो आदित्य 1 मिशन किस से रिलेट करता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा।
मेंस के क्वेश्चन के लिए जो हिंदू का एनालिसिस है वहां देख लीजिएगा। अब जो मेंस का क्वेश्चन है वो वहां पर पोस्ट किया जाएगा और उसको आप आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर ही करिएगा netmock.com पे जाके। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर जो है वो संजय शाह ने दिया है। तो 2 कंपोनेंट्स पूछे थे, जो ऑपरेशन ब्लू था, तो इसके अंदर कौन से थे वो 2 कंपोनेंट्स, ऑपरेशन मेटल एंड ऑपरेशन शो। जो मार्क्स है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इवन दो अगर आप 0 भी स्कोर कर रहे हैं तब भी उसे जरूर लिख दीजिएगा, और जब आपका स्कोर इंप्रूव होता है तो एडिट करके अपने स्कोर को एडिट कर दीजिएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आई होप आपको कल्चर के जो 2 वीडियोज हमने अपलोड किए हैं वो पसंद आए होंगे। 4 वीडियोज रिसेंटली हमने एनिमेशन के, जो हिस्ट्री हम एनिमेशन के थ्रू कर रहे हैं उसके वीडियो भी अपलोड किया। आई होप आपको वो भी पसंद आए होंगे। प्रोबेबली कल जो है इकोनॉमी के 2 वीडियोज आपको और मिल जाएंगे, और यहां पे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अभी सभी चीजों को कवर किया जाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून, हैव अ नाइस डे।